प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सियासी पार्टीज़ हैं, ख्वाह वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, ख़ास तौर पर उनको लेकर आज तक शायद इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं आई जितनी कि हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद इस पाकिस्तान में नज़र आ रही है। हम बचपन में पढ़ा करते थे शहादत कॉन्सेप्ट, तो हमारे शहीद जो थे ग़ज़वा बदर के शोहदा हुआ करते थे। उसके बाद खुलफ़ा राशिदीन में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अली, फिर मुहर्रम, ये शहादतों का महीना, हज़रत इमाम हुसैन, ये बड़ी बड़ी शहादतें। फिर उसके बाद आगे जब हमने और मैच्योर हुए, पाकिस्तान के शहीदों के बारे में जानना शुरू किया, तो राशिद मिन्हास शहीद और अजीज़ भट्टी शहीद मेजर, ये कॉन्सेप्ट था हमारे ज़हन में शहादत का, अल्लाह की राह में पाकिस्तान को बचाते हुए, मक्का को बचाते हुए शहीद हो। मुनव्वर हसन साहब ने डिबेट का आगाज़ कर दिया हकीमुल्लाह महसूद को शहीद डिक्लेयर करके। मसला इंटेलेक्चुअल बहस का ही सिर्फ नहीं, मसला ये है कि दो एंटिटीज़ हैं पाकिस्तान में। एक स्टेट ऑफ पाकिस्तान जिसके ताबे पाकिस्तान की फ़ौज है, और वो इससे पहले इन तमाम लोगों के साथ लड़ चुकी है और अभी भी लड़ने का अज़म रखती है, जिनको हम तालिबान कहते हैं। कुछ लोग उनको किसी और नाम से पुकारते हैं, किसी और नाम से पुकारते हैं। आज जब पाकिस्तान की इतनी बड़ी पार्टी जो है उनके मुतल्लिक ये कहती है कि अगर पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो अमेरिका के साथ अलायंस में लड़ते हुए तालिबान के हाथों मारे जाएं तो वो शहीद नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे जो फ़ौज का मोराल है और जो फ़ौज में जो फेस करेगी इस कन्फ्यूजन को, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में किसी भी लिहाज से नहीं। बात करेंगे आज हमारी मुज़ाकरात अब जो होंगे वो मुजाहिदीन के साथ होने जा रहे हैं, वो किन के साथ होने जा रहे हैं, शिद्दत पसंदों के साथ होने जा रहे हैं। ये सबसे अहम मसला है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज के लिए फ्रंट पर लड़ती है। हमारे साथ जो आज लोग पैनल पे मौजूद हैं बहुत अहम है, और ये मकबूल जान साहब, आप जानते हैं उनको, सिविल ब्यूरोक्रेट है, इसके अलावा उनके कॉलम्स आप पढ़ते रहते हैं, बहुत वार्म वेलकम। इम्तियाज़ आलम साहब हैं, तारुफ के मोहताज नहीं, सैफमा जो है उसके रूह रवा है, आप उनकी तज़किया प्रोग्राम्स में सुनते रहते हैं। रऊफ़ क्लासरा साहब एडिटर इन्वेस्टिगेशन के हैं, रोज़नामा दुनिया के, उनको भी आप जानते हैं, बड़े इम्पोर्टेंट हमारे इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा हमें कोशिश करेंगे मुनव्वर हसन साहब को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। और ये साहब, जो इश्यूज़ किसी भी कौम जब हालत जंग में हो, जो कि पाकिस्तान है 9/11 के बाद, उसमें इस लेवल की कन्फ्यूजन होना जो है, आपके ख्याल में ये एक इंटेलेक्चुअल बहस है, एक बड़ी ऑब्जेक्टिव बात है, कोई पर्सपेक्टिव दे रहा है, या आपके ख्याल में यही एक सही पॉइंट ऑफ व्यू है देखिए जो मुनव्वर साहब ने दिया है? हालत जंग बुनियादी तौर पर आप उस वक्त उसको कहते हैं कि जब पूरी कौम किसी चीज पे मुत्तफिक हो जाए जी। आज आप पूरे पाकिस्तान में कहें कि कल हम इंडिया के साथ जंग करना चाहेंगे, आपको कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो कहे कि हम जंग नहीं करना चाहते। अच्छा, अगर जंग शुरू हो जाए, अगर वहां से हमला हो जाए, आपको एक आदमी भी कहीं कहेगा कि हमारी जंग नहीं है। नो कंफ्यूजन किसी तौर पर भी। आर यू श्योर अबाउट इट? 100%। आपने 2-3 जंगें लड़ी है ना, कहां कंफ्यूजन थी? आपने 65 में कभी एक कंफ्यूजन थी? कोई एक आदमी यहां घूमता फिरता होता था, ऐसे हमारा कहते भर्ती जासूस है। 71 में भी कंफ्यूजन कोई नहीं थी जब जंग शुरू हुई है जी। दूसरी बात यह है कि ये बेसिकली आप इंसर्जेंसी फाइट कर रहे हैं। इंसर्जेंसी फाइट के ऊपर होता यह है कि आपको कौम को सच बोल के बताना पड़ेगा कि आपकी ये इंसर्जेंसी किस किस्म की है और कैसी है। इंसर्जेंसी फाइट जो होती है वो डोर टू डोर होती है, और उसके अंदर लोगों की सिंपैथी भी होती है, वो नहीं भी होती है, उसका मामला ही बिल्कुल और होता है। इंसर्जेंसी फाइट के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी भी और। मैं बुनियादी तौर पर समझता हूं कि उसको जंग का नाम देना, ये अमेरिका ने कहा है, हमारी जंग नहीं है ये। नहीं, ये जंग है ही नहीं, ये इंसर्जेंसी जंग है ही नहीं, जंग हो ही नहीं सकती ना। देखे ना आप, मुझे आज पाकिस्तान में रेफरेंडम करवा लें, आप पाकिस्तान रेफरेंडम करवा लें। आप एक बात बताइए, आप ये जंग मैंने कामरान शायद ने बनानी है, जंग मैंने बनानी है, किसी ने नहीं बनानी। जंग बनानी है जब एक कौम उसको एक बहसियत जंग समझ। नहीं, आप ये और ये सब बताइए ना, क्लियर कीजिए कि पाकिस्तानी कौम जो है आपके नजदीक जो है वो लार्जर उसमें ये तालिबान को साथ जो जंग है, ये जो तालिबान के साथ जो चल रही है हमारी, वो उसको जंग नहीं समझती। नहीं, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर फाइट समझती, फाइट या इंसर्जेंसी फाइट बिल्कुल और चीज है। आप क्या समझते हैं? मैं बुनियादी तौर पे समझता हूं कि एक इंसर्जेंसी है जो हम पे इंपोज की गई है। हकीमुल्लाह महसूद के बारे में क्या राय है? मतलब हकीमुल्लाह महसूद या तालिबान जो है उनसे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मैं बुनियादी तौर दुनिया में, मुझे बताइए कि दुनिया में जिस मुल्क में भी 12-13 मुल्क, आप लैटिन अमेरिका के ले लें, आप फिलीपीन का, अभी मिंदनाओ का, उन्होंने 40 साल जंग लड़ी है। पाकिस्तान पे आ जाए। नहीं, पाकिस्तान नहीं, तरीकाकार तो एक ही है ना लड़ने वालों का। ये कौन सी बात, पाकिस्तान को आसमान से उतरा है कि पाकिस्तान अकेला उस तरीके से वो रास्ता तय करेगा? जहां पर मुझे ये बताइए कि क्या वॉर के साथ सवाए एक श्रीलंका की मिसाल मिलती है, और श्रीलंका की मिसाल में भी सूरत हाल यह है कि श्रीलंका के पूरी कौम यूनाइटेड हो चुकी थी कि हमने टैमल्स को यहां निकालना है, क्योंकि टैमल्स जो है। तो आपका पॉइंट क्या है? आपको गुफ्तगू करनी पड़ेगी, आपको पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पे लेके आना पड़ेगा। कहीं किस पोजीशन से करनी पड़ेगी गुफ्तगू? किसी भी मुजाहिद है, पोजीशन बराबरी पे होती है, ये कभी नहीं होता, बराबरी पे होती है। अच्छा इम्तियाज साहब,
आप भी इस कन्फ्यूजन का शिकार है कि इंडिया के साथ तो हम जंग कर रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम ऑन बोर्ड है, लेकिन तालिबान के साथ जंग करने में बहुत सी कन्फ्यूजन। मुनव्वर हसन साहब ठीक कह रहे हैं, वो शहीद कह सकते हैं। मुनव्वर हसन साहब को मुबारक हो उनकी शहादत की, जो उनके साथी हकीमुल्लाह महसूद हैं। अल्लाह उन्हें ये दिन और दिखाए, क्योंकि शहादत तो बाहर का सबसे बड़ा एजाज़ है मुसलमान के लिए। मुझे लगता है कि मुनव्वर हसन साहब को पढ़ना चाहिए, जहाद पे मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी की किताब को। अगर काश मौलाना मौदूदी आज जिंदा होते तो वो इसे कहते फसाद फिल अर्ज़। पाकिस्तान ने 2 जंगों में इतने लोग नहीं मारे गए, फौजी हमारे शहीद नहीं हुए जी, जितने इस जंग में मारे गए हैं। इससे ज़्यादा हमारे लोग मशरक़ी पाकिस्तान में शहीद हुए थे, मारे गए थे लाखों की तादाद में। लेकिन उसके बाद ये सबसे बड़ा कत्लेआम हमारे अवाम का किया गया है, और इन लोगों ने किया जिनकी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो जहाँ तक बात ताल्लुक़ है, मैं उलमाए कराम की आज मैंने पढ़ा है, कल 30 मुफ्तियान दीन का फतवा आया है। अब ये सारी फ़िरका वाराना बातें भी आ जाती हैं, तो मैं इस पर बहस पे पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है, मेरे नज़दीक वो शहीद नहीं है। शहीद वो उनके लिए जिनकी वो कौज सर्व कर रहा है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खौफनाक लड़ाई आ गई है, ये पूरे मुस्लिम दुनिया में आ गई है, और इसका फ़ायदा अमेरिका को ही है, जिसके खिलाफ हम समझते हैं कि हम सब बहुत जहाद पे माइल हैं। वो ये कि पाकिस्तान में इस बात पे ये तालिबान ही की जीत है कि मुनव्वर हसन का बयान आ रहा है, दिफा पाकिस्तान वापस मैदान में आ चुकी हैं और उन मसलों पे फोकस कर रही हैं जिसका तालिबान को फ़ायदा या तालिबान के मुतालबात थे। अब जब सवाल आता है कि क्या पाकिस्तान की जंग बड़ी चैलेंज सिक्योरिटी कौन सा है पहला बड़ा, क्या इस वक्त हिंदुस्तान से है, क्या अमेरिका से है, क्या इन दहशतगर्दों से है जो पाकिस्तान के जिन्होंने 40,000 से ज़्यादा शहरी मार दिए हैं? उन जाके माओं से पूछें, बहनों से पूछें, बच्चों से पूछें, बूढ़ों से पूछें, बुजुर्गों से पूछें, जिनके अगर हमें इसलिए पंजाब में नहीं पता लोगों को कि हमारे लोग मारे नहीं गए उस तरह। मून मार्केट में जो लोग मारे गए उनके घरों में जाके पूछना चाहिए, और मेजर जनरल सनाउल्लाह के घर जाके पूछना चाहिए, और कर्नल हारून के घर जाके पूछना चाहिए। आप चाहते क्या हैं? रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि अपनी रियासत की स्टेट की रेट को कायम करना। हमारी स्टेट की रेट फेल हो रही है, आज़ाद इलाके बन गए हैं, और आलमी कवानीन और करारदादों के मुताबिक हमारे मुल्क से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। अफगानिस्तान के खिलाफ भी हो रही है, इंडिया के खिलाफ भी हो रही है, दुनिया भर में हो रही है। ये हकीमुल्लाह महसूद जो हैं, इस पर हमने कितने पैसे लगाए थे? हुकूमत पाकिस्तान ने क्या हटाए थे बातचीत करने से पहले? क्या कल ये फजलुल्लाह जो हजारों लोगों का कातिल है, जो जिसने दिखाई, ये कैसे जंग हमारी नहीं है? सनाउल्लाह को किसने मारा? मेजर जनरल सनाउल्लाह को, उसकी वीडियो किसने दिखाई? 17 फौजियों का कत्ल, गर्दनें किसने उड़ाई? वहां पे सवात में क्या हुआ? यहाँ तक के सवात में उनका जो था इस्लामी जुडिशल सिस्टम है वो नाफिज कर दिया गया। वहां पे मान लिया गया कि काजी की अदालतें होंगी। ठीक है, कहां तक बात गई? बात ये नहीं है। मसला ये है कि ये जो लोग पाकिस्तान में कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं वो असल में तालिबान के साथी हैं। वो समझते हैं, मैं समझता हूँ मुनव्वर हसन साहब का मौका एक हिसाब से दुरुस्त है। वो समझते हैं कि ये जहाद है, उन्हें गरज नहीं है कि पाकिस्तान के 40,000 50,000 लोग मारे जाएं, शहीद हो जाएं। पाक फौज की क्या हालत हो, पाकिस्तान की क्या हालत हो, क्योंकि इन्होंने पहले पाकिस्तान को माना भी नहीं। ये समझते ही नहीं, ये वतनी रियासत के हक में कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपको तय करना होगा कि बुनियादी जंग किसकी है। अगर तो आपकी जंग अमेरिका से, तो पाकिस्तानी कौम फैसला कर ले कि तालिबान के साथ मिलकर, भले मुल्ला उमर वाले हों, भले हमारे भाई मुल्ला फजलुल्लाह वाले हों, भले हकीमुल्लाह वाले हों, जो भी हों, इनसे मिलकर आप अमेरिका और ISAF उनके खिलाफ। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अगर ये नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल नहीं है, हमारी बुनियादी जंग जो है वो मकामी दहशतगर्दी से है। हमें अपने मुल्क बचाना है। यकीनन इसके पीछे हाथ हैं, बैरूनी हाथ भी है। अब ये बैठे हैं कुरट में, बैठे हैं ये नूरिस्तान में, बैठे हैं वहां से कार्रवाइयां कर रहे हैं। इन्हीं के लोग, इनका भाई कजन पकड़ा गया, लतीफ क्या नाम उसका, महसूद, वो कहाँ पकड़ा गया, वो क्या डील कर रहा था? तो जो काम हम अफगानिस्तान के खिलाफ कर रहे थे वो अफगानिस्तान। ठीक है, इम्तियाज साहब का पॉइंट आ गया। इम्तियाज साहब के पॉइंट से लगता है ऐसे कि मैं इससे पहले रऊफ साहब के पास जाऊँ, रऊफ क्लास साहब ज्वाइन किया हमें, और ये साहब जब आप या मुनव्वर हसन साहब सॉफ्ट कॉर्नर शो करते हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ मुज़ाकरा, जिनके हाथ पे हजारों लोगों का खून है, खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो आपको लगता नहीं कि वो जिनकी जो आम शहरी हैं, जिनमें आपके और मेरे भी घर वाले हो सकते थे, आप और मैं भी हो सकते थे, तो जख्म छिड़क रहे हैं उनके? पहली बात तो ये जख्म पे नमक छिड़क। पहली बात तो ये है कि आप यहां तस्करा करते हो मून मार्केट का।
आपने कभी उन 70-80 लोगों को जो इकट्ठे मरते हैं ड्रोन हमले के अंदर करते कभी नहीं करते उस इंटेंसिटी। मैं मीडिया का आदमी हूं यार, नहीं करते आप उन इंटेंसिटी, नहीं करते, उसका तस्करा नहीं होता। आपने 4 लाख बंदे जो कि बर्फ के अंदर सर्दियों के अंदर वहां से बाजोड़ छोड़ के निकले थे, क्या उसका तस्करा हुआ? और सब दो गलतियां justification तो आप नहीं आज आपने कभी एक डॉक्यूमेंट बुराई की justification नहीं, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मेरी बात सुने, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। क्या आपने क्या आपने कभी लाहौर शहर के अंदर सर्वे किया कि इस वक्त 37% जो लाहौर वॉल सिटी जितना मीडिया ने लाल मस्जिद के इश्यूज को उठाया, जितना मीडिया ने ड्रोन अटैक्स के विक्टिम्स को उठाया, 37% लाहौर की पॉपुलेशन। वो तो लास्ट वीक इशू था। अब मेरी आप बात सुन लें, आपने पूरी बात लास्ट वीक के शो में वो जो बच्ची गई हुई थी अमेरिका में, जिसने जाके वो ड्रोन की विक्टिम गई हुई थी, क्यों उठाया? हमने उठाया इसलिए उठाया कि जब वो उस मीडिया में आ गया, जब आप मीडिया में नहीं, उसका स्टेटमेंट नहीं हमने उठा दिया। उसका मीडिया देखिए, मेरी बात सुने, मसला सारा ये है कि आपको इस वक्त ये तय करना पड़ेगा कि आपके मसले का रूट कॉज क्या है। दुनिया में रूट कॉज के बगैर आगे नहीं चलते। रऊफ साहब, ये बात जो है, जैसे औरिया मकबूल जान साहब एक इंटेलेक्चुअल है, मुनव्वर हसन साहब जो है वो बेसिकली एक बहुत अहम नजरियाती पार्टी को रिप्रेजेंट करते, कितना इंपॉर्टेंट है मॉरलाइजिंग या डीमोरलाइजिंग पाकिस्तानी अफवाज के लिए अगर उन लोगों को भी आप शहीद के तौर पे ब्रांड करें जिनके खिलाफ पाकिस्तानी फौज लड़ती आई है या अब लड़ना चाहती है? आपका क्या टेक है रऊफ साहब? एक तो मेरी औरिया जहां साहब से बड़ी एक जाती दोस्ती है, बड़ा मुश्किल में सिचुएशन में हूँ, दोस्ती भी निभानी है, बात भी थोड़ा खुल के करनी है। बात ही करते होप के मैं नहीं करेंगे वो बात ही करते। एक तो पहली बात इन्होंने कहा जी मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा ख्याल ये करेक्शन कर लेंगे, सहाफ़ी बाद में, पहले सिविल सर्वेंट हैं, हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम है, मीडिया का आदमी। नहीं सर, आपने कहा कि मैं मीडिया का, आपने कहा कि मैं मीडिया का आदमी हूँ। आप मीडिया के आदमी नहीं है, ये मान लें, क्योंकि मीडिया का आदमी कामरान शहद हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, जिनका फुल टाइम एक ही जॉब है और हम कुछ और नहीं करते। ये मैं रऊफ साहब से एग्री करता हूं। एग्रीड हां सर, एग्रीड। आप मान ले सर, वैसे आप बकायदा तनख्वाह लेते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी वाले मुझे नहीं मानते, मुल्क के टैक्स पेयर से। नहीं सर, वो उनको मानना चाहिए, उनको मानना चाहिए जितनी मेहनत आप मैं इनके हक के इजहार का हामी अच्छा बोलते हैं कलसरा, मैं इनके हक के इजहार का हामी हूँ सर। मैं हालांकि मैं इनके ख्यालात से बहुत सी इख्तलाफ रखता हूँ। जबरदस्त जी रऊफ साहब, और मलाला ने यही कहा था अपनी किताब में। जी रऊफ साहब, नहीं सर, मैंने कहा ना, मेरा बड़ा एक उनसे जाती एक ताल्लुक सर वो एस्टैब्लिश हो गया, वो तो हो गया एस्टैब्लिश। आपने जो जाती ताल्लुक निभाया है, इनकी सैलरी और वो बता के और इनके ऑक्यूपेशन, नहीं मैं हक के, मैंने मैं ये कहना हर चाह रहा था, ब्यूरोक्रेट के हक के इजहार का हामी हूँ, बाकी भी है सर। ये हुकूमत पाकिस्तान के बाकायदा मुलाजिम है, तनख्वाह लेते हैं और ये टैक्स पेयर्स के पैसों से इनको तनख्वाह मिलती है और ये अपनी तनख्वाह हलाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल जो बड़ा अहम है, क्या ये जो ड्रोन अटैक हैं, क्या लाहौर के मून मार्केट के बैठे हुए बच्चे ऑपरेट करते हैं, या क्या इसको जवाब फराहम किया जा सकता है कि कल को जो मून मार्केट में औरतें मारी गई, बच्चे मारे गए, उनके कल ये बच्चे बड़े हों, वो ट्राइबल एरियाज में जाकर सुसाइडल अटैक्स वहाँ पे शुरू कर दें? आप एक चीज़ मान लें, एक बड़ी मुझे उम्मीदें थी इस पढ़ी लिखी ये क्लास से कि ये आएंगे और हमारा मुआशरा बड़ी तेज़ी से रेडिकलाइज हो रहा है, ये जनूनियत का शिकार हो रहा है, ये नफ़रत का शिकार हो रहा है। इन्होंने ये नफ़रत को एनर्जी में कन्वर्ट करने के बजाय इसका रुख अमेरिका की तरफ मोड़ा है। और ये बात कभी भी नहीं बताई जाती, अमेरिकन को हमारे यहाँ फैलती हुई नफरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनको जापान में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, उनको वियतनाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, अफगानिस्तान में नहीं पड़ा, उनको इराक में नहीं पड़ा, अभी शाम में जाने वाले थे, सऊदी अरेबिया अभी तक नाराज है कि हजूर आपने मुसलमानों का वहाँ कत्लेआम क्यों नहीं किया, उनको वहाँ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये बात आपको अपने कौम को और दानिशवरों को बतानी होगी कि आप बेशक आप पूरा मुल्क 99% हम पे इल्ज़ाम लगता है कि हम अमेरिकन का अपॉलोजिस्ट हैं, भाई हम हरगिज़ नहीं हैं। आप ऐसे करें, इस पूरे मुल्क को जंग के लिए तैयार कर लें, जैसे अभी ये इम्तियाज साहब कह रहे थे, एक दफ़ा तो ये हमारे हसरैकी में कहते हैं कट्टा कट्टी निकाल ही लें, एक ही दफ़ा अमेरिका को मिलकर सारे शिकस्त दे दें, ताकि रोज़ रोज़ के मरने से ये बेहतर है कि 50,000 बंदा इन्होंने मार दिया है और ये खुशकिस्मत लोग हैं, ये मानने की चीज़ है। वो अपनी मर्जी से बंदे मारते हैं, वो फौजी कत्ल करते हैं और उनको जितना मीडिया पाकिस्तान का मादरत के साथ, और मेरे पहले बहुत सारे दोस्त नाराज़ हैं, कुछ और हो जाएंगे, हमारा मिलिटेंट मीडिया है, इनकी लिमिटेड सोच है, इन्हें बिल्कुल कोई पता नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम के साथ कितना बड़ा ये जुल्म कर रहे हैं, उनको कत्ल करवा रहे हैं, उनकी जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं। अमेरिकन जिनको मार रहे हैं तो ये नेटो वहाँ पे फोर्सेस बैठी हुई हैं, ये बड़े बहादुर हैं, ये वहाँ पे जाएं, अमेरिका से जंग लड़ें, ये जाने और वो जाने। आप ये उनको तो आके आप तुझे ही देना कि ड्रोन अटैक हुए थे लिहाजा उन्होंने 40,000 बंदा दे दिया है, ये मेरा रऊफ साहब एक बात बताइए, चले ये तो आपका क्रिटिसिज्म, आपका एक ओपिनियन हो गया मीडिया के ऊपर, तो उसको आप क्या कहेंगे? चौधरी निसार साहब जो गम अंगेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने रकीमुल्लाह साहब की हलाकत के फौरन बाद लग ऐसे रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो परचम सिर रिगू कर दे कहीं 3 दिन के लिए,
और पीटीआई के मतलब क्या कहेंगे, जिनके चौधरी चीफ जो थे वो भी बड़े जो है वो बहुत ही नाराज थे और उन्होंने कहा कि जी उनको इतना गम हुआ, उन्होंने कहा मैं पार्टी छोड़ दूंगा इस अगर ये सप्लाई लाइन बंद ना हुई, सारा अमन सैबोटेज हो गया है। उस पर आप क्या कहेंगे? चले मीडिया तो है ही ऐसा। एक इंटरेस्टिंग चीज ये जो है, इंटरेस्टिंग चीज है कामरान जी कि आप अंदाजा करें मुल्क के, आप इंटीरियर मिनिस्टर के ब्लफ देखें, मैं तो उनको निक नेम दे दिया ब्लफ मास्टर। मतलब अच्छा। इतने झूठ बोले गए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं इंफॉर्मेशन बिल्कुल 100% सही कि जॉन कैरी ने फोन किया है नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने कहा हुजूर आपके यहाँ जितना मातम हो रहा है, आप बैठे हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, हमें अक्यूज कर रहे हैं, आपने 50 लाख रुपए तो हकीमुल्ला के सर पे आपने रखा हुआ था, आप इतने अच्छे थे मुज़ाकरात, हमने आपको नाकाम किया, हमने 5 करोड़ रखा हुआ था, 5 लाख और 50 लाख आपने रखा हुआ था, क्या इंटीरियर मिनिस्टर ने वो 50 लाख रुपए सस्पेंड किया था? हमें नाम तो बता दें वो कौन से 3 फरिश्ते हैं, वो जो पुरसरार फरिश्ते हैं, जो या इंटीरियर मिनिस्टर को पता है या कोई एक दो उनके अपने उनके करीबी हैं उनको पता है, बाकी मुल्क को पता नहीं है। भाई आप जरा शेयर करें ताकि हम उन 3 फरिश्तों से पूछने के हजूर आप कब रवाना होने थे, आपने कहाँ मिलना था, आपको किसने पिक करना था, आपके मुज़ाकरात किस जगह पे होने थे। तालिबान साहब ये जो लास्ट इजलास हुआ शुरा का जिसमें फजलुल्लाह साहब को इलेक्ट किया गया, उसमें उन्होंने पूछा महसूद कबाइल के लोगों से, तो उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं हुकूमत ने किससे मिलना था, हमसे अलबत्ता राब्ता नहीं किया। ये ब्लफ, मैं फिर कहूंगा ये इतना झूठ बोलो, ये बकायदा हमारे हुक्मरानों की आप उसे ड्रोन से शुरू हुए हैं। भाई ड्रोन अगर मुल्क के लिए जरूरी थे तो हमारी फौजी और सियासी क्यादत बताती कौम को, और कौम जरूरी नहीं है सर। ब्रेक पे जाऊंगा रऊफ साहब। ये फॉलोअर हैं, ये हमारे लीडर नहीं है, ये कौम को फॉलो कर रहे हैं, ये मीडिया को फॉलो कर, जैसे इनको कौम कहती है वैसे कर लेते हैं, जैसे इनको मीडिया कहते हैं वैसे कर, अपनी कोई सोच नहीं है। इस पे बात आपसे डिबेट जारी रहेगी। व्यूअर्स प्रोग्राम वक्त ब्रेक है, वापस आएंगे तो बड़ा अहम पाकिस्तान के लिए एक फैसला करना है। और ये मकबूल जान साहब क्या कहते हैं, इम्तियाज आलम साहब क्या कहते हैं, कतर अदर इसकी हुकूमत पाकिस्तान क्या सोचती है, बात इस पे होनी चाहिए, क्योंकि अगला चैलेंज उनके लिए कि फजलुल्लाह ने जो है वो तो इनकार कर दिया है पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए, हुकूमत पाकिस्तान क्या कर सकती है और ऑपरेशन की ऑप्शन क्या है, इस पर बात जरूर करेंगे इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम बैक। पाकिस्तान के जो है मैं तो इंटेलेक्चुअल समझता हूँ, वो सहाफ़ी हैं या सहाफ़ी नहीं है, उनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान को लाक जो खतरात हैं इस वक्त। इम्तियाज़ आलम साहब कमेंट कीजिए इस सिचुएशन पे, कितनी चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए इस वक्त फजलुल्लाह बन के सरदार। देखिए, हम ये बहस हमारे मुल्क की सलामती, हमारे लोगों की ज़िंदगी, मेरे बच्चों, आपके बच्चों, इनके बच्चों की ज़िंदगी के लिए ये बहुत अहम है ये मौजूद। हम इसे बाएं दाएं मजहबी गैर मजहबी की तकसीम में न ले जाएं। हमारे 18 करोड़ लोग हैं, उन्होंने इस मुल्क में रहना है। क्या मुझे बताइए, दहशत के और तशद्दुद के इस्तेमाल जितना बाफर है, कोई माशरा चल सकता है इसके साथ? कोई ग्राउंड रूल तो हो। मैं कहना चाहूँगा तमाम मजहबी जमातों से, सियासी जमातों से, दाएं बाएं, सेकुलर नॉन सेकुलर, कि भाई एक चीज़ मकाल में से निकाल दें। वो क्या? सियासत से और वो है वायलेंस। ये जो उन्होंने कहा हमें बिल्कुल रंज है, ड्रोन से जो मारे गए मासूम शहरी वो काबिल मजम्मत हैं। वैसी जैसे पाक फौज की फायरिंग से या पुलिस की फायरिंग से कोई शहरी मारा जाए। हम तो अमन पसंद हैं, पैसिफिस्ट हैं, हम तो बंदूक की और जंग जो जदल की कायल नहीं हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात बहुत खौफनाक हैं, और अगले साल 2 साल में जब अफगानिस्तान से अमरीकी जितना भी इनखला हुआ, उसके बाद जो खला बनेगा और जो ये हालात बनेंगे, मुझे लगता ये है कि मुस्तकबिल, मैं माफ़ी चाहता हूँ, काश ऐसा ना हो, पाकिस्तान के हालात और ख़राब हो जाए। ये डर लगता है कि पाकिस्तान के टूटने का आगाज़ कहीं शुमाल मगरब से ना हो जाए। ये तजिया है, इसके साथ नजरिए का ताल्लुक नहीं है। और वो जैसे अगर मुल्ला उमर की मुझे लगता है वेव आएगी पाकिस्तान पख्तून बेल्ट में, अफगानिस्तान, ये मेरा असेसमेंट आ चुकी है। हालांकि मैं पसंद नहीं करता अमेरिका के जाने के बाद, अमेरिका के जाने से बाद या उससे बाद भी या पहले भी, तो उसका असर हमारे कबायली इलाकों में पड़ेगा, और ये लोग आपस में नहीं मिल सकेंगे, आपस में मारेंगे एक दूसरे को। लेकिन मुल्ला उमर पर ये बैत कर लेंगे। बैत भी कई तरह की होती है, ये उसमें किसी तरह की एक बैत करेंगे। और जो हमने कहा कि स्ट्रेटेजिक एसेट हमारी बनेगी, वो स्ट्रेटेजिक एसेट हमारी नहीं, वो मुल्ला उमर। ठीक है सर, ये हो गया आपका पॉइंट। नहीं, मेरी बात जी। अब इसमें जो हम जिस बहस में पड़े हैं, कोई लोग कहते हैं जी ड्रोन बंद हो जाएं तो ये सब ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं ठीक होगा। आप बंद कर दें सप्लाई लाइन, उससे भी अमेरिका इस मामले को, ड्रोन को बंद करने नहीं जाएगा। हम कदम वो उठाएं जिससे हम अपना पाँव पे खुद कुल्हाड़ी ना मारें या मजीद अपनी कौम पे एक और बार एक और मुसीबत न डालें। ठीक है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें ये सूरत ऐसी है
कि इसमें पूरी कौम को, पूरे लोगों को, और अगर ये होता कि अगर ये इन मुजाहिदीन के जद्दोजहद के हवाले से एक खमी नहीं आ जाता, एक क्या तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं उस यकीन मानिए, मैं कहता मैं कंटेस्ट नहीं करता। ठीक है। क्यों? मुझे नजर आता है कि 500 इमाम होंगे, 500 अमीर होंगे और 500 फिरके होंगे, 500 झगड़े होंगे, फिरके की बात भी नहीं होगी, अपनी मकामी ताकत, कुव्वत। अच्छा साहब, ये अगर आपको पॉइंट होगा तो मैं इलैबोरेट खौफनाक खानाजंगी होगी पाकिस्तान। ठीक है, इस लेकिन और ये साहब, इम्तियाज आलम साहब तो ने जो बात कही, उससे आप या दूसरे लोग जो ये बेंट ऑफ माइंड रखते हैं कि पाकिस्तान में शरिया होनी चाहिए, और जो मुल्ला उमर भी कहते होनी चाहिए, और जब उनका दौर था अफगानिस्तान में तब वो यही कहते थे पाकिस्तान में शरिया फैलानी है, तो आप तो उससे डिसएग्री नहीं करेंगे? अगर मुल्ला उमर की वेब आती भी है तो उसमें क्या है? शरीयत होनी चाहिए पाकिस्तान में आपके नजदीक? देखिए, शरीयत की बात नहीं है, मसला सारा है कि आप हर मुल्क के अपने मरूजी हालात होते हैं, और उस मरूजी हालात के हिसाब से वहाँ के शरीय कानून होते हैं। दुनिया में कानून पाकिस्तान के क्या है? नहीं, लॉ होनी चाहिए। लॉ बुनियादी तौर पे कहता है होनी चाहिए। क्यों? तालिबान सोचते हैं लॉ का, जब अपन लॉ पढ़ते हैं, आप भी लॉ ग्रेजुएट हैं, तो लॉ का जो पहला लफ्ज होता है कि लॉ स्टेम्स आउट फ्रॉम द नॉर्म्स एंड मोरल्स ऑफ द सोसाइटी। कानून लोगों के रस्म और रिवाज है। पाकिस्तान के जिस किस्म के रस्म और रिवाज हैं उसकी वैसी। मुझे एक सवाल का जवाब दो साहब, मैं सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर शरीयत की जो स्ट्रिक्टनेस है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं चल सकती। नहीं, देखिए मेरा सवाल ये कि जो तालिबान मुज़ाकरात की पहली शर्त रखते हैं शरई निजाम लाना, उसके मॉडिफिकेशन के साथ, उसे तो आप भी एग्री करते हैं ना? होना चाहिए। उसका एक तरीका होता है, उसका एक तरीका। देखिए मेरी बात सुने, मसला सारा यह है कि आप जब किसी कानून का मुकाबला करना चाहते हैं पब्लिक सेंटिमेंट्स के, तो उसके मुकाबले में एक बेहतर कानून। मैंने तालिबान की वेव 96 में बलूचिस्तान के उस इलाके, मुल्ला उमर, जब मैं वहां पर चमन में था तो मुल्ला उमर उस मस्जिद में पढ़ाते थे, मेरे दफ्तर में कई दफा आए। नहीं हुआ क्या, जब वो बंदा वहां बैठा, हमारा सिस्टम इतना गंदा था कि लोग अपने 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 इंसाफ के कानून उसके पास लेके जाने शुरू हो गए। ठीक, हम इतना वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं ये वेव पाकिस्तान में है या नहीं? मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहते। पहली बात, उसकी वजह, उसकी एक बेसिक वजह यह है कि वो वेव जो है वो, मतलब फॉर एग्जांपल पठान जो है वो किसी को कहता है ना, अगर तो कहता है संग पहचाना मुंस की, तुम कैसा पठान है कि नमाज नहीं पढ़ता। ठीक है, मुझे नहीं कहा तुम कैसा मुसलमान है। हमारे यहाँ ये चीज नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ टॉलरेंट मुआशरा है। ये आपका पॉइंट आ गया। मेरे से हैदर फारूक मौजूद साहब मौजूद है। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजूर, मैं बात ये करना चाह रहा था, आपका तारुफ ये भी है मौलाना मदूदी कि आप फर्जंद हैं, और ऑब्वियसली जमात इस्लामी जिन्होंने जिसकी दागबेल डाली आपके वालिद ने। मुनव्वर साहब ने बयान दिया तालिबान के मुतालिक पाकिस्तानी अफवाज के हवाले से कि जो उनके खिलाफ लड़े पाकिस्तानी फौजी वो शहीद नहीं हो सकता। मतलब इंटेलेक्चुअल अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो किस हद तक ये बात जस्टिफाइड है कि क्योंकि अमेरिका दुश्मन है मुसलमानों का बकौल तालिबान के, तो या बकौल जमात इस्लामी के, तो उनके साथ अलायंस में आने वाली हर मुसलमान हुकूमत जो है वो उन जैसी हो जाएगी। व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? देखिए कामरान साहब, पहली बात तो एक समझने की ये है कि जिहाद और हुदूद के लिए इमाम की शर्त है। हुकूमत का काम है कि वो जिहाद का ऐलान करे। ये किसी मौलवी, मुल्ला, मौलाना, किसी सियासी जमात, किसी तंजीम का काम नहीं है कि वो जिहाद का ऐलान करे, न वो किसी को शहीद करार दे सकती है। ये सब हुकूमत का काम है। ये अफराद, ग्रोहों, तंजीमों ने जो काम किए हैं, उम्मत की 1400 साल तारीख आप देखिए कि जिन लोगों ने भी खुरूज किया है इमाम के बगैर, उसके नतीजे में फसाद बरपा हुआ है और फिर उसको समेटा नहीं जा सका। खुद अफगानिस्तान में आप देख लीजिए कि क्या हुआ और उसके नतीजे क्या निकले हैं। राइट। तो बेसिकली हैदर साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की कौम के पास ऑप्शंस लिमिटेड नहीं हो गई या कंफ्यूजन नहीं फैल गई? इतनी आपकी इतनी अहम तरीन पार्टीज ये बात कह रही हैं जब। देखिए बात यह है कि अगर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर तालिबान को यहाँ आने और शरीयत नाफिज करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। और बस उस सुबह और शाम की अब बात है। अब आप देखिए और वो आगे बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली। लियाकत अली खान ने करारदाद मकासद पास करवा कर जो जुल्म पाकिस्तान के साथ किया है और जो इसकी जड़ों में जो माइन बिछा दी है, उसके नतीजे में आप ग्रेजुअली आप देखिए तबाही और बर्बादी की तरफ आप जा रहे हैं। और आप उसके नतीजे आप देखिएगा आइंदा, आपने कुछ सपोर्ट करा, मैं आगे जाऊं, आप देखेंगे क्या होगा होता है। जी, खैर उनकी अपनी सोच है बुनियादी तौर पर। उसकी वजह यह है कि एक बात, दो बातें करें जी, कि हम दो चीजों को रूल आउट करें। एक है वायलेंस, तशद्दुद, ठीक है, खा वो कोई करे, स्टेट भी शहरी का हक वायलेट करके करे, अमेरिका करे, रूस करे, चीन करे, जापान करे, भारत करे, जो करे, सुन्नी करे, बरेलवी करे, जो करे, तशद्दुद का इस्तेमाल, नाहक शहरियों का कत्ल, ये खत्म होना चाहिए। इस पर इत्तफाक, कौमी इत्तफाक रहा होना चाहिए। ठीक।
दूसरी बात ये कि जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे तवाइफुल मुलूकी, खाना जंगी, कत्ले आम नजर आ रहा है पाकिस्तान में। इसे रोकने के लिए हम सब लोग इस फिरके की नजर से, ग्रोही नजर से, कुछ नजरियाती पर्सपेक्टिव से उससे ना सोचें। एक ग्राउंड रूल होता है अरब दुनिया में। जब हमारे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उसमें भी ग्राउंड रूल था, कबाइल का ग्राउंड रूल, कि अगर हजरत पे हमला हो जाता तो उनका कबीला उनका दिफा करता और उनके किसी कारकर्दगी का या कार्रवाई का या सरगर्मी का जिम्मेदार कबीला ठहराते। तो इसी तरह हर माशरे ग्राउंड रूल होता है। हमारे यहाँ ग्राउंड रूल टूट रहा है, ठीक है, हम उस ग्राउंड रूल को बहाल करें। तीसरी बात यह है कि हम ये ना करें कि सियासतदान खुदारा अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में कि जी अमेरिका के खिलाफ चूंकि बहुत फिजा है लिहाजा मैं सबसे बड़ा एंटी अमेरिकन बन के सामने आऊं, ये आप ना करें। ठीक है सर, ये पॉइंट आप पाकिस्तान के लिए जो अच्छा है। एक सिर्फ बात करूंगा, उन्होंने जो बात की थी कि ग्राउंड पाकिस्तान की जो वेरी एग्जिस्टेंस है ना, वो उन्होंने करारदाद मकासद की बात की। इस मुल्क को अलहदा होने की हैसियत नहीं बनती थी अगर करारदाद मकासद इस्लाम का बात ना होती, वरना इंडिया। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, जरूरत नहीं थी। अच्छा रऊफ क्लासा साहब, ये बताइए, आप इस्लामाबाद में हैं और कामरान साहब एक मिनट जरा मुझे इसका जवाब देने दें। जी करारदाद मकासद की बात फिर आप कायद-ए-आज़म के मुंह से ये ना कहलवाई। मैं कायद-ए-आज़म के मुंह से कहलवा देता हूँ। मैं कायद-ए-आज़म के बारे में बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ, कायद-ए-आज़म की आखिरी स्पीच थी। सुने, कायद-ए-आज़म की आखिरी स्पीच थी। एक बात और अर्ज करूं मैं, मौलाना मौदूदी का अपना तबसरा ये है, वो जेल में थे जिस वक्त वो रिहा हुए, उनसे पूछा कि करारदाद मकासद के मुतालिक आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि करारदाद मकासद वो बारिश है जिसके बरसने से पहले न घटा उठी, न उसके बाद कोई रुईदगी पैदा हुई। और खुद मौलाना हसन वाले साहब खुद है, मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखिए कायद-ए-आज़म का आखिरी तकरीर है अगस्त 1 जुलाई 1948 की, स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए। उसमें कायद-ए-आज़म ने कहा था कि आई विल पर्सनली वॉच the research department of the state bank that it should establish a system on the basis of Islamic principles। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। बहस किसी और से चलेगी, लेकिन मैं चाह रहा हूं रऊफ क्लासा साहब को दो पॉइंट कर दें। सर मैं आपके पास जरूर आऊंगा उनके साथ। मैं एक बात अर्ज करूं, ये जलसों में तकरीरें करना और होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जलसा नहीं है और होता है। ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया। अच्छा रऊफ क्लासा साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, ये बताइए कि किस हद तक अभी हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद जो फजलुल्लाह की बन गए अब सरबरा, और उनकी जो पाकिस्तान फौज के साथ एक खुलेआम जंग रही जिसके बाद वो फ्यूजिटिव होकर अफगानिस्तान चले गए थे, फौज आपके ख्याल में क्या सोच रही होगी? ये तमाम डिबेट्स एक तरफ जारी हैं, जमात इस्लामी के अमीर उनको शहीद करार दे रहे हैं, फौजियों को कह रहे हैं कि जी आप लड़ते रहे ना, आप शहीद ही नहीं होंगे क्योंकि आप अमेरिका के साथ है। फौज क्या सोच रही होगी आपके ख्याल में रऊफ साहब? जी बात ये है, मैं हैदर साहब एक मिनट, मैं आपको आता हूँ, मैं रऊफ क्लासा साहब को पूछ रहा हूँ, मैं आता हूँ आपके पास। जी रऊफ साहब। ये कामरान बड़ा ये अहम सवाल है जी, और जो दुख से बात करनी पड़ती है। अभी तो चलो मान लेते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो ये फ़ौज की राह में रुकावट है, ऑपरेशन ना करे, लड़ाई ना करे, सुलह सफाई हो, मुज़ाकरात हो, फिर चलो मान लेते हैं कि फ़ौज इस वक्त घर पे बैठी हुई है। ये पिछले मुझे 10 सालों से ये पॉलिसीज़ किसने चलाई है? फ़ौज के पास बिल्कुल स्वीपिंग पावर्स थी जब पीपल्स पार्टी रही है। मजाल जरदारी साहब या गिलानी साहब ने कभी इनसे कुछ थोड़ा सा भी पूछ लिया हो कि आप कौन से अमेरिकन से मुलाकातें कर रहे हैं, किस से मिल रहे हैं, स्ट्रेटजी क्या है, ऑपरेशन करना है नहीं करना, सवात इनके हैंड ओवर करना है नहीं करना, आप उसके बाद एबटाबाद देख लें, कहीं पर कुछ देकर फ़ौज की मर्जी चलती रही है। ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी, हम मानने को तैयार नहीं है कि बेसिकली हमारी फ़ौजी क़यादत इस मसले को हल करने में नाकाम रही है। इनके पास 10 साल थे, इनको चाहिए था कि अब तक ये मेनेस जो है ख़त्म हो चुका होता। शेर शाह सूरी को सर सिर्फ ये 4.5 साल मिले थे, उस 4.5 साल से पहले उसने मुगलों जैसी खौफनाक कुव्वत को हिंदुस्तान से निकाल भगाया था, और 7 साल तक उसको जुर्रत नहीं हुई थी। लेकिन रऊफ साहब फौज तो कह रही है कि हम तो हुक्म के ताबे, इस वक्त एग्जीक्यूटिव हुकूमत जो है नहीं, मैं सर उसी पे आ रहा हूँ, फौज ऑपरेशन करती रही है, फौज से मामलात हैंडल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? ये लंबी डिबेट है, हम सुनना भी नहीं चाहते, हम बात भी नहीं करना चाहते। 10 साल बहुत बड़ा पीरियड था, इस वक्त तक ये आपका ये मामला हल हो जाना चाहिए था। एक और दूसरी बात यह है जो इस्लामाबाद में जिस तरह की पॉलिटिकल हुकूमत बैठी हुई है, एक तो यहाँ पे करप्ट रूलर्स के आने की वजह से क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, आपकी अवाम डीमोरलाइज्ड है, आपकी फौज डीमोरलाइज्ड है, आपका मीडिया ऑफ कोर्स आप उसको देख लें, वो अब आपको एक अजीब व गरीब कहानियां आपको सुनाने पर लगे हुए हैं।
एक चीज मानने वाले, जितना बड़ा चैलेंज है कामरान इस रियासत को, इस रियासत के लोगों को, बदकिस्मती से उस लेवल का रिस्पांस आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। खुद तो बंकर्स में बैठ गए हैं, एक ऐवान सदर बैठे हैं, दूसरे वजीर आजम हाउस बैठे हैं, चौधरी निसार अली खान साहब भी छुपे हुए हैं। इनकी तमाम ये रूलिंग फैमिली खुद बंकर्स में है, इन्होंने अरबों रुपए की सिक्योरिटी ली हुई है। और आवाम इस वक्त जितनी डिमोरलाइज और खौफजदा है, मैं नहीं समझता, पिछले मुझे 15-20 साल हो गए इस्लामाबाद में आए, मैंने इस लेवल का इंडिफरेंट एटीट्यूड यहाँ हुकूमतों का नहीं देखा। इतने बड़ा आपको बिग थ्रेट है, आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अच्छा रऊफ साहब, बात बताइए, आपके ख्याल से हुकूमत करने के लिए भी कुछ हुकूमत की अप्रोच है क्या इस वक्त? मतलब हकीमुल्लाह महसूद की हिलाकत के बाद तो लोग ये कह रहे थे, बहुत से नाकदीन, की हुकूमत को अपर हैंड मिलना चाहिए था। आपको लगता है डिमोरलाइज हो गए बहुत ज्यादा उसकी हिलाकत के बाद, और क्यों हुए? ये इस काबिल नहीं है ये कामरान, मैं इनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूं जो हमें रूल कर रहे हैं, ये इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क को इतने डिफिकल्ट टाइम्स में इनको ये लीड कर सकें। ये मान लें ये खौफजदा हैं। आप उनके शहबाज शरीफ साहब के बयान पढ़ लें, उन्होंने फरमाया है कि मुझे थ्रेट आ रही हैं। अगर उनको थ्रेट आ रही हैं तो उसके बाद आप ये खुद फैसला कर। आपने नवाज शरीफ साहब को कहीं देखा है? 1-2 हफ्ते होने वाले, कहीं पे नवाज शरीफ साहब का चेहरा नजर आया? इनको चाहिए था ये पार्लियामेंट में आते, एक अच्छी तकरीर करते, कौम को थोड़ा सा मॉरल देते, उनको थोड़ा सा बूस्ट करते, उनको बताते कि अगर वहां से थ्रेट्स आ रही हैं तो हम भी कैपेबल हैं, हम उन थ्रेट्स को काउंटर करेंगे। आपको ना वजीर आजम नजर आ रहा है, ना वजीर खारजा नजर आ रहा है, और जो वजीर दाखिला तो नजर आ रहा है, वो ब्लफ करते हैं। वजीर दाखिला नजर आ रहे हैं, वजीर दाखिला नजर आ रहे हैं हर जगह पे। वो इसलिए नजर आ रहे हैं, वो डेली आपको झूठ बोल रहे हैं, डेली। मैं कहता हूं वजीर दाखिला साहब हमें वो 3 उन फरिश्तों का नाम क्यों नहीं बताते जिनका इनकार तालिबान भी करते हैं? ठीक है सर, ब्रेक लेंगे, रऊफ साहब ब्रेक लेंगे। बोला जा रहा है। एक लास्टली बेहतर यही होगा जब पूरा इस मुल्क का मीडिया इस पे कंसेंसस है, इमरान खान साहब भी उनको पसंद करते हैं, जमात इस्लामी करती है, सब हम करते हैं। मेरी माने, मेरा ख्याल है एक दफा इन तालिबान को आने दें, इस मुल्क पे हुकूमत करने दें, हो सकता है कि हालात ठीक हो जाएं। चलो ये आपका सजेशन जो है वो आ गया नेशनल चैनल पे, बिल्कुल ठीक है। ले व्यूअर्स, बात करेंगे अमेरिका का जाना जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, या अमेरिका का स्टे करना इसमें बहुत बड़ा न्यूसेंस है, और ऑप्शंस क्या है फिर पाकिस्तान के बाद, ये बात पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले हिस्से में प्रोग्राम के 2 एटलीस्ट हमारे जो पैनलिस्ट हैं, चाहे उन्होंने सेटायर किया या हकीकत के करीब बात की, उन्होंने कहा जी मुल्क जो है अगर इस्लाम के नाम पे बना, हैदर फारूक साहब ने कहा तो वाकई इस पे तालिबान को आने से कोई रोक नहीं सकता, और क्लासरा साहब ने कहा कि तालिबान को दे दिया जाए मुल्क ताकि देख ले उनकी भी गवर्नेंस का मजा। जी इम्तियाज आलम साहब, व्हाट इज अप्रोच अहेड? देखिए, मैं 2 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ जी, बल्कि उससे पहले ये कि जंग मुसल्लत की गई, दोनों जगह हम पे मुसल्लत की गई जी जी, पाकिस्तान के हवाले से, सोवियत यूनियन के खिलाफ भी पाकिस्तान गया और उसके बाद भी। अब इसके हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि जो कल तक सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे वो अब अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं, पहले अमेरिका के साथ लड़ रहे थे। इससे हटकर इस इल्जामबाजी से हटकर मैं कोई दुश्मनाम नहीं कर रहा, वो ये कि अमेरिका जब चला गया, सोवियत यूनियन हार गया, तो हमें एक डेब्रीज मिली, भाग गया जंग की, हमें वो मिले, खंडर मिले, उसके डेब्रीज मिली। ठीक, मैं एक और वार्न करता हूं कि अमेरिका जब यहां जाएगा हमें एक और बड़ी खौफनाक लाइव डेब्रीज मिलेंगी, असलहा, मुसल्लह लोग, अगवा करने वाले लोग, तवान वसूल करने वाले लोग, बेशुमार क्रिमिनल लोग। आपको पता है माइग्रेशन शुरू हो गया पख्तूनख्वा से पंजाब की तरफ, किसी भी कॉलोनी में चले जाए जो नहीं बन रही है, वहां पे पख्तून आ रहे हैं 70-80% जो 37% वॉल सिटी लाहौर। अच्छा, ठीक है सर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अमेरिका का सिर्फ एक मसला है, ये जो हमारे दोस्त आज अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे हैं, हमें खुशी है कि हमारे कैंप में आ गए, ये तो हमारा लेफ्टिस्ट कैंप था, हम उस कैंप में कायम हैं। हम अमेरिका को इंपीरियल समझते हैं, इंपीरियल पावर है, ये हमारा तजिया है, कामयाबी है, बहुत बड़ी हुई इंपीरियल पावर है, इसमें हमसे ज्यादा उस्ताद कोई नहीं, हम जानते हैं इंपीरियलिज्म क्या है। वो ये कि अमेरिका की तो सिर्फ बॉटम लाइन है क्या कि अफगानिस्तान में कोई ग्रुप ऐसा ना हो जिसकी आलमी रीच हो, जो वाशिंगटन में बम मार सके या लंदन में बम मार सके। मैं ठीक कह रहा हूं, भले यहां पे क्या हो, वहां से निकाल दिया सद्दाम को, अब इराक पे जो आफत टूट रही है, वहां पे सीरिया में निकालना था असद को, अब वहां पे अवाम पे क्या हो रही है, अब मिस्र में जो कुछ हुआ। एक बात यहां में, और इन्होंने मिस्र की बात, मुझे बहुत अफसोस है कि वहां पे अखवान में और लिबरल्स में समझौता नहीं हुआ। हम सबको सीखना चाहिए, समझौता जरूरी है जो 73 के आइन में है। ये कहते हैं इस्लामी प्रोविजंस, मैं कहता हूं फंडामेंटल राइट्स, हम उसके फ्रेमवर्क में बहस कर सकते हैं। ठीक है, ये काम
मिस्र में नहीं हुआ, ये सीरिया में नहीं हुआ, ये इराक में नहीं हुआ, वक्त कम हो गया। पाकिस्तान में हमने एक 73 का आईनी समझौता किया है। भले जमात इस्लामी वाला हो, भले JUI वाला हो, भले इम्तियाज आलम हो, भले पीपल्स पार्टी वाला हो, भले PMLN वाला हो, हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसे हम कायम रखें। और ये जो तालिबान कर रहे हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, फसाद फिल अर्ज है, ठीक है, फसाद है और कुछ नहीं है। ठीक है। और ये साहब ये बताइए कि आज अगर ऑपरेशन होता है, आप और तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान फौज ऑपरेशन करती है, आप एक इंटेलेक्चुअल है, आप अखबार में कॉलम लिखते हैं, आपकी एक फॉलोइंग होगी ऑब्वियसली, आप कौम को क्या गाइड करेंगे? मतलब ये ऑपरेशन ठीक जा रहा है? मैं तो ऑपरेशन के बिल्कुल हक में नहीं हूं, ठीक है, और मैं पूरी तौर पे कहूंगा कि इससे घर घर में जंग फैलेगी। उसकी एक बुनियादी वजह, तालिबान तो कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं करने। अब देखिए आपको लाना पड़ेगा, कोई सूफी मोहम्मद की बात नहीं, अभी सूरत हाल फजलुल्लाह जो है ना वो आसमान से नहीं उतरा हुआ, ये 50 दिन आपके साथ बैठ के मुज़ाकरात करता रहा और सबको पता है कब फजलुल्लाह कैसे रहा हुआ था। ये बातें अब सीक्रेट नहीं रहेगी। पहली बात तो यह है कि सबके नेक्सेस हैं, सूफी मोहम्मद आपके पास करज़ई के साथ उनका अलायंस है बहुत ज्यादा, उनका इंडिया के साथ अलायंस है बहुत ज्यादा। आप ये पहले देखें, ये सारे जो होते हैं ना, ISI से जाके पूछ लीजिएगा, ये सारे डुअल एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ये पहले कभी इधर था, कभी उधर था, कभी उधर था, तो दोनों तरफ। मैं इस्मतुल्लाह मुस्लिम होता था, ये सबसे बड़ा इनका बंदा था, वो अपने चमन में पकड़ा था, वो डुअल एजेंट था, कहता मैं डुअल एजेंट, साफ कहता था। तो ऐसे डूबियस लोगों के बारे में मैं डूबियस की बात नहीं, आपको बिठाना पड़ेगा भाई, आपको बिठाना पड़ेगा, आपको बिठाना पड़ेगा, अमन नहीं हो सकता। ठीक है, हैदर फारूक साहब, आपको लगता है कि किस तरह डील किया जाए? मतलब मुज़ाकरात ही अभी भी ऑप्शन है पाकिस्तान की हुकूमत के पास, जबकि दूसरी पार्टी रजामंद है कि ये सारे तालिबान खवारिज हैं। खवारिज से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बंदूक वाले से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। खवारिज का वही इलाज है जो बनु उमय्या ने इनके साथ किया था, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप इनसे जितने दिल चाहे मुज़ाकरात करें। सवाद का मॉडल बेहतरीन मॉडल है, ठीक है। खवारिज का मसला, आपको नया मॉडल जी हैदर साहब, ये खवारिज का मसला एक था कि हम या तो आप हमारी बात मान लीजिए, नहीं तो हम आपको कत्ल करेंगे। अगर आप कत्ल कर सके तो खवारिज से जंग की थी हजरत अली ने, और आप समझते हैं कि हजरत अली की सीट पे अमेरिका को बिठा दें? ये कौन, ये ओरिया बोल रहे हैं? जी ओरिया साहब है। ओरिया खुद इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए काम करने वाला आदमी है। ऐसा लगे जी हाँ, आप जरा चले, वो तो प्राइड लेंगे, इंटेलिजेंस के लिए काम करना, वो बुरी बात नहीं। ओरिया साहब इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए काम करने वाला। चले पर्सनल हो जाए। अच्छा, मैं जाऊंगा रऊफ क्लास साहब के पास। अच्छा रऊफ साहब, ये बताइए कि ये अब इस सिचुएशन में आपने इतनी जंगें विटनेस की है, आपने रिपोर्ट की है, सवाद का मॉडल कह रहे हैं इम्तियाज आलम साहब बेस्ट है, आपको लगता है कि सवाद वाला मॉडल यहां पे इंप्लीमेंट हो पाएगा? नहीं, सवाद के मॉडल से क्या निकला था? क्या सवाद के मॉडल के बाद पीस हो गया था इस मुल्क में? हो गया। आपने वहां से हजारों लाखों बच्चे औरतें उठवाए, उनको डिस्प्लेस किया, उनको लोगों को से भीख मांग के वो खाते रहे, फिर आपने ऑपरेशन किया, आपका ब्लड शेड हुआ, 3 साल बाद फिर वही कुछ हुआ कि अब एक नई रियासत के अब क्याम के लिए डील करना चाहते हैं। इसका कामरान का ये दो इसके ऑप्शन है, इस रियासत को टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे जो कि इस रियासत में कैपेसिटी नहीं है। या तो जहां पे जितने भी तालिबान के हामी हैं, जो कि ज्यादा तादाद में पॉलिटिकल फोर्सेस में देख लें, आपको 99% मुझे अब लगता है कि सारे के सारे अब तालिबान के हामी हो गए, मीडिया आपका हामी हो चुका है, आपकी सोसाइटी रेडिकलाइज हो चुकी है। एक चीज एक काम करें, वो जैसे वो कह रहे थे यहाँ पे नहीं है, और ये मकबूल जान हामी नहीं है, बहुत खुशी की बात है। नहीं, मैं ओरिया की नहीं बात कर रहा, मैं सर ओरिया की नहीं बात कर रहा। आप या तो एक मौका दें, मैं अगर ओरिया साहब की नहीं बात कर रहा, या तो मौका दें, जमात इस्लामी जो मॉडल चाहती है, इमरान खान साहब चाहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, एक दफा मेरी माने, ये उनको मौका दें, हो सकता है तालिबान इस मुल्क को बेहतर कर लें, वो इस मुल्क को बेहतर चला लें। ये गली खून खराब होगा, तबाही होगी। थोड़ी सी मेरी बात सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक तो ये मॉडल है ताकि इस मुल्क में सुकून हो, एक इस मुल्क में सुकून हो जिसकी सारे ये प्रोपेगेट करते रहते हैं कि उनके आने से मुल्क ठीक हो जाएगा, हो सकता है ठीक हो जाए, ये ठीक है। या दूसरा मॉडल आपको बांग्लादेश वाला लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हजूर इस मुल्क में ये मजहब के नाम पे हम सियासत की इजाजत नहीं देंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश को सलाम करना चाहिए। उन्होंने बहादुरी से काम किया, उन्होंने जमात इस्लामी को बैन किया, उन्होंने कहा इस मुल्क में हम बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे कि मजहब और पॉलिटिक्स को आप आकर मिक्स करें। या हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतना बड़ा फैसला कर सकती है, वो करके दिखाए। अगर उसमें कैपेसिटी नहीं है तो हमारी पार्लियामेंट करके दिखाए, या ये पार्लियामेंट उनके हवाले कर दें, या टफ डिसीजन लेकर बड़े एहतराम से बांग्लादेश का मामला ये है कि पूरी इंडिया, पूरे इंडियन उसके सपोर्ट पे है, पहली बात। और बांग्लादेश में रोज जुलूस निकल रहे हैं,
हैं, बांग्लादेश में रोज एक कैफियत बनी हुई है, बांग्लादेश में इलेक्शन कराने के काबिल नहीं रह गए। जमात इस्लामी के हक में नहीं निकली। नहीं, हक नहीं, जिसके भी हक में। और ऐसा लोगों को ना मिसगाइड करें। सर, जमात इस्लामी का फैसला 3 साल पहले का है, वो 3 साल पहले का फैसला है, ये और पार्टी के लोग निकले हुए हैं। वक्त खत्म हो गया जी, आखिर 30 सेकंड। बात यह है कि इस्लामिस्ट में और जमहूरियत पसंदों में, ये इस्लामिक डेमोक्रेट्स में और लिबरल डेमोक्रेट्स समझौता हो सकता है सर, वक्त खत्म हो गया। लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो फसादी ग्रुप्स हैं, इनके साथ स्टेट बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है रऊफ साहब, वैसे मुझे आपकी एक बात पे एतराज है, आपने फिर सुप्रीम कोर्ट को बीच में ले आए और हर काम सुप्रीम कोर्ट से, मेरे ख्याल से हुकूमत पीछे हट जाए, सारा काम इनको दे, कमांडर इन चीफ भी सुप्रीम कोर्ट को बना देना चाहिए वॉर के अंदर। नहीं, बात सुने आप, ये कामरान दुनिया भर में ये अदालतें जो होती है ना, या पार्लियामेंट, ये प्रेसिडेंट पे चलती हैं, ये इनको प्रेसिडेंट होती हैं। एक प्रेसिडेंट सेट किए बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट उस प्रेसिडेंट को फॉलो कर ले, ताकि रोज का मकाम खत्म हो। यहाँ वक्त हुआ खत्म। व्यूअर्स, आज का ये प्रोग्राम था, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, ट्विटर पे भी दे सकते हैं और वैसे SMS के जरिए भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वीक तक के लिए मुझे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।